नमस्कार। आज हम बात करेंगे विधि शास्त्र में या वर्तमान विधिक व्यवस्था में रूढ़ि का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टम। सामंड ने रूढ़ि को विधि के रूप में स्वीकार किए जाने के 3 प्रमुख कारण बताए हैं। पहला कारण सामंड बताते हैं कि रूढ़ि में उन सिद्धांतों का समावेश होता है जो उचित होते हैं, न्याय संगत होते हैं और लोकोपयोगी होते हैं, यानी जनता के लिए उपयोगी होते हैं। साथ ही वो राष्ट्र चेतना के अनुकूल होते हैं। किसी नियम में रूढ़ि की शास्ति का होना इस बात का द्योतक है कि वह रूढ़ि विधि के रूप में मान्य किए जाने के योग्य है, वह नियम विधि के रूप में मान्य किया जा सकता है। न्यायालय अपने निर्णयों में इन नियमों का अनुसरण इसलिए करते हैं क्योंकि दीर्घ काल तक प्रचलित रहने के कारण वो ऑथराइज्ड हो गए हैं, अधिकृत हो गए हैं और विधि व्यवस्था में स्थापित हो चुके हैं। इसलिए इन नियमों के संबंध में पूर्णतः नए नियम बनाना आवश्यक भी नहीं है और तर्कसंगत भी नहीं है। दूसरा कारण बताते हैं सामंड कि समाज के लिए रूढ़ि का वही स्थान है जो विधि का राज्य के लिए है। ये लाइन कोट करके पूछ ली जाती है कंपटीशन में कि ये किसने कहा है कि समाज के लिए रूढ़ि का वही स्थान है जो विधि का राज्य के लिए है। ये वाक्यांश है सामंड द्वारा कहा गया। रूढ़ि और विधि दोनों ही रीजनेबिलिटी और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है, उनको स्थापित करते हैं। विधि उन सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है जो राज्य अपनी प्रभुता शक्ति द्वारा, उसके प्रयोग द्वारा, उस शक्ति के प्रयोग द्वारा प्रजा के लिए निर्धारित करता है। रूढ़ि इसलिए स्वीकार नहीं की जाती क्योंकि वह राज्य की प्रभुता शक्ति के कारण है, बल्कि इसलिए स्वीकार की जाती है क्योंकि उन्हें लोकमत का समर्थन प्राप्त होता है। राज्य का विकास होने के कारण राज्य की विधि का स्वरूप समाज की रूढ़ियों के अनुरूप होना स्वाभाविक है। प्रारंभिक अवस्था में राज्य इतना शक्तिशाली नहीं होता, इसलिए जो दीर्घकाल से जो परंपराएं चली आ रही है उनके अनुसार न्यायिक अधिकारी न्याय निर्णय करते हैं। ऐसी दशा में रूढ़ियों का होना विधि के लिए आवश्यक है, परंतु जब राज्य पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो रूढ़ियों का विधि के अनुरूप होना आवश्यक हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में विधि का रूढ़ि के अनुरूप होना आवश्यक है, परंतु जब राज्य विकसित अवस्था में पहुंच जाता है तो रूढ़ियों का विधि के अनुरूप होना आवश्यक हो जाता है। तीसरा औचित्य बताते हैं कि रूढ़ि को विधि के रूप में स्वीकार करने का अर्थ यह है कि प्रचलित रूढ़ि भविष्य में भी लागू रहेगी। सामंड इस मामले में रूढ़ियों के बहुत बड़े पक्षधर हैं और वो यहाँ तक कहते हैं कि यदि रूढ़ियाँ आदर्श रूप में न्याय संगत ना हो, युक्तियुक्त ना हो और राष्ट्रीय चेतना के मार्ग से विचलित हो गई हों तथा इन रूढ़ियों के बजाय अच्छे नियमों का निर्माण एवं प्रवर्तन न्यायालय द्वारा किया जा सकता हो, फिर भी रूढ़ियों को यथावत स्वीकार कर लिया जाना चाहिए क्योंकि ये प्रस्थापित आचार पर आधारित प्रत्याशाओं पर बेस्ड होती हैं, उस पर आधारित होती हैं। पैटन ने सामंड के विचारों का समर्थन किया है। उनके अनुसार पैटन कहते हैं कि जो रूढ़ियाँ हैं वो विधि के निर्माताओं को विधि का ढांचा तैयार करने में सहायक होती है, क्योंकि विधि निर्माताओं को, संहिताकारों को पूर्णतः नए सिरे से विधि की संरचना किया जाना आवश्यक नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये आवश्यकता से अधिक बुद्धिमत्ता का परिचायक देने के समान होगा। मनोवैज्ञानिक रूप से भी एक ऐसी संहिता तैयार करना सरल है जो अतीत काल से प्रचलित हो और जिसका जनमानस में स्थान हो, जो जनमानस में प्रतिस्थापित हो गई हो, प्रस्थापित हो गई हो, क्योंकि मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है
कि वो जो धर्रा चलता आ रहा है उसे बदलने में इच्छुक नहीं होता। तो जो स्मरणातीत रूढ़ियों पर आधारित संहिता होती है उसके पीछे ये मान्यता छिपी होती है कि जो कुछ अतीत में अनुकरणीय रहा है वो भविष्य में भी अनुकरणीय और पथ प्रदर्शक रहेगा। वर्तमान समय में विधियों का पूर्ण रूप से निर्माण हो चुकने के बाद भी रूढ़ि की महत्ता कम नहीं होती। विधानमंडल और न्यायालय स्थानीय रूढ़ियों को मान्यता प्रदान करते हैं। गौरहम बनाम बिशप ऑफ एक्सेटर के वाद में यहाँ तक अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कानून की भाषा अस्पष्ट हो, संदिग्ध हो, तो उसे वहाँ जो समकालीन और दीर्घकालीन प्रथा है उसके द्वारा जो अगर कोई अभिव्यक्त अर्थान्वयन हो सकता हो तो उसे विधि पर अधिमान्यता दिया जाना न्यायसंगत माना जाएगा। तो रूढ़ि के महत्व को देखते हुए ये कह सकते हैं कि हालांकि वर्तमान में विधायन के विकास के कारण रूढ़ि का महत्व कम होता जा रहा है, परंतु विधि के विकास में रूढ़ि की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है और उसकी प्रभावी जो उसका प्रभावोत्पकता है वो आज भी अनुभव की जा सकती है। प्राचीन काल में जो लिपिबद्ध नहीं थी विधि, उसका स्रोत रूढ़ि ही होता था। इंग्लैंड में जो अलिखित विधि होती थी उसे कॉमन लॉ या रूढ़िजन विधि कहा जाता था। ये अलिखित रूढ़ियाँ अलिखित होने पर भी समाज में जो औचित्यपूर्ण कार्यकलाप है, औचित्यपूर्ण व्यवहार है, उनके लिए भली भांति प्रतिस्थापित हो चुकी थी। जब राज्य ने न्याय प्रशासन का कार्य संभाला तब समाज में रूढ़िगत नियमों को वैध रूप से स्वीकार किया गया और इन्हें विधिक मान्यता प्रदान की गई, यानी रूढ़ि को विधिक मान्यता मिल गई। रूढ़ि का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये उन तत्वों को दर्शाती है जिनसे विधि का निर्माण हुआ है। रूढ़ि के प्रभावी होने का एक कारण यह भी है कि इस विधिक मान्यता का प्रतीक है कि मानव की जो युक्तियुक्त प्रत्याशाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है, वे भविष्य में भी मान्य होती रहेंगी। भारत में हिंदू विधि इसका सर्वोत्तम उदाहरण है क्योंकि यह विधि न्यायाधीशों के नियमों में समाविष्ट रूढ़िगत विधि ही है। व्यक्तिगत विधि के अलावा जो वाणिज्यिक विधि है तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि है उसके अनेक उपबंध दीर्घकालीन प्रचलित रूढ़ियों पर ही आधारित है। फिर भी भारत में संवैधानिक विधि में मांग उठती रही है कि व्यक्तिगत विधियों के स्थान पर एक समान व्यवहार संहिता कॉमन सिविल कोड का निर्माण किया जाना चाहिए, जो आज के परिप्रेक्ष्य में उचित भी है। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम के वाद में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीयों के लिए एक सी व्यवहार संहिता स्थापित करना जाति और धर्म के भेदभाव को कम करने में सहायक होगा और राज्य के कल्याणकारी दिशा में बढ़ने की ओर एक दृढ़ कदम होगा। यहाँ यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण में भी रूढ़ि की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो संविधि पुस्तिका है उसके अनुच्छेद 38 में ये उपबंधित है कि सामान्य रूप से प्रचलित किसी रूढ़ि या परिपाटी को विधि के रूप में मान्य किया गया है अथवा नहीं, इसका निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियों के आधार पर ही किया जाएगा। ओपेनहेम भी कहते हैं कि कोई परिपाटी या प्रथा विभिन्न राष्ट्र देशों द्वारा अधिकार या दायित्व के रूप में मान्य और प्रचलित हो तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में नियम के रूप में ग्राह्य होगी, स्वीकार होगी, यदि उस सभी राष्ट्र देशों द्वारा समान रूप से उसको निरंतर व्यवहार में लाया गया है, व्यवहार में अपनाया गया है। सारांश रूप में कह सकते हैं कि वर्तमान में विधान यानी लेजिस्लेशन और जुडिशियल प्रेसिडेंट न्यायिक पूर्वोक्तियों को अधिक महत्व दिए जाने के कारण रूढ़ियों का महत्व दिन प्रतिदिन कम तो हो रहा है, किंतु कानून में कोई संदिग्धता है या अस्पष्टता है उसकी भाषा में,
तो उसके अर्थान्वयन के लिए जो प्राचीन काल से दीर्घकालीन से जो रूढ़ि प्रचलित है उसका सहारा लिया जाता है। और यदि किसी बात पर कानून मौन है तो रूढ़ि उस कमी को दूर कर देती है। इस दृष्टि से विधिशास्त्र में रूढ़ि का पर्याप्त महत्व है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।